अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया है। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बफर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने मेजर ब्लड बफर सिस्टम को पढ़ा था। पीएच हमने पढ़ी थी। हमारे पास क्या है, पीएच जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, यानी जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतनी पीएच ड्रॉप करेगी। पीएच ड्रॉप मीन्स 0 से 7 के बीच में कहीं फॉल करेगा। जो हमारी नॉर्मल ब्लड की पीएच है वो कितनी है, 7.35 टू 7.45। अब किस तरह से कि हमारे पास डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं बॉडी के अंदर, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बनेंगे, ये पीएच जो है इस रेंज से बाहर जा सकती है, या तो 7.35 से कम हो सकती है या 7.45 से ऊपर जा सकती है। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट बफर मैकेनिज़म्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं ताकि पीएच को इसी जो है वो टॉलरेटेबल रेंज के अंदर रखा जाए। इसमें से हमने कल जो है वो पढ़ा था मेजर ब्लड का बफर सिस्टम, जिसमें हमने मेजर अल्कली रिजर्व पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो बाइकार्बोनेट आयन पीएच को जो है वो मेंटेन करता है। इसके साथ साथ हमने बाइकार्बोनेट के अलावा फॉस्फेट देखा था मैकेनिज़्म, और हमारे पास प्रोटीन मैकेनिज़्म देखा था। फॉस्फेट के अंदर हमने देखा था कि सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है इस तरह से ये सारा काम करता है। 4:1 आई थी हमारे पास ये फॉस्फेट सिस्टम के अंदर, जो कि क्वांटिटी में सबसे कम है विद दैट ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन। और बाइकार्बोनेट हमारा मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो मैकेनिज़्म है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलरली पीएच को जो है वो मेंटेन करता है। उसके बाद हमने प्रोटीन का पढ़ा था। प्रोटीन में हमने देखा प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन्स वगैरह जो है वो पीएच को रेगुलेट कर रही होती हैं। उसके साथ साथ हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो रेगुलेशन में पीएच के रेगुलेशन में काम करता है। ये था हमारा ब्लड का जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़कर आए थे। अब हमने पढ़ना है रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म, कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरह से पीएच की रेगुलेशन में काम करता है। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमारे पास एक टेम्परेरी या आपका रैपिड, जब आपको पीएच मेंटेन करनी है तो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो काम करता है। और दिस इज़ अचीव्ड बाय रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इन द ब्लड, यानी डिनोमिनेटर इन द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। अब अगर आपको बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की ये हेंडरसन इक्वेशन याद हो तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस ओवर लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये हमारा क्या था डिनोमिनेटर, के जिसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का डिनोमिनेटर है, यानी बाइकार्बोनेट आयन जो है कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन की रेगुलेशन से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, पीएच को रेगुलेट कर सकते हैं। ओके जी, तो अब हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास हमें पता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हायर द मेटाबॉलिज्म होगा या हायर द मेटाबॉलिक रेट होगा तो फिर हमारे पास हायर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी तो कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा। कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा जो कि डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, तो फिर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के ज़्यादा होने का मतलब है पीएच ड्रॉप होगी। तो फिर हमने क्या करना है कि इस हाइड्रोजन आयन को किसी भी फॉर्म में जो है वो क्या कराना है, रिलीज़ कराना है बॉडी से, या फिर हमने इस कार्बोनिक एसिड को जो कि नॉर्मल उसकी रेंज 22 टू 26 मिलीमोल पर लीटर उसमें मेंटेन रखना है। तो फिर किस तरह से होगा कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमारे पास जब मेटाबॉलिक सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के प्रोसेस में जब हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो एसिड बेस बैलेंस ख़राब हो जाएगा। अभी मैंने आपको सारी कहानी बताई है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी, कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा, कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो हायर डिसोसिएशन होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और इस तरह से एसिड बेस बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाएगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो सारी एलिमिनेट की जाती है फ्रॉम द बॉडी एक्सपायर्ड एयर के थ्रू लंग्स के ज़रिए। किस तरह से होता है कि लंग्स में कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ये ब्रोकन डाउन किया जाएगा इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक्सेल कर दी जाती है थ्रू द एक्सपायर्ड एयर लंग्स के थ्रू। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। ठीक है, अब किस तरह से होता है कि हमारे पास अगर तो पीएच एसिड बेस बैलेंस ख़राब होने लगा है तो फिर हमारे पास एक तो ब्लड के थ्रू हो रहा है, लेकिन अगर हमें रैपिड चाहिए तो फिर हम क्या करते हैं,
रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी। ये हमारे पास एक रैपिड है। जब आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होंगे तो फिर ये हमारे पास रेगुलेशन सिस्टम जो है काम करेगा। किस तरह से करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हाइपर वेंटिलेशन या हाइपो वेंटिलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी। अच्छा जी, अब हमें पता है कि हमारे पास ब्रेन के अंदर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर पड़ा हुआ जो कि आपके रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है कि हमारे पास 1 मिनट के अंदर कितने टाइम हम सांस ले रहे हैं। नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के अंदर 16 एवरेज होता है, रेंज जो है वो 12 to 20 तक होती है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल 1 मिनट के अंदर 16 टाइम्स जो है वो एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट और बॉडी के टाइम, यानी 16 टाइम वो सांस ले रहा है 1 मिनट के अंदर नॉर्मल बंदा। बट इन केस कि अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है तो फिर हमने क्या करना है? हाइपर वेंटिलेशन करनी है। 1 मिनट में 16 से ज़्यादा टाइम्स हमने सांस बाहर निकालना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर जाए और आपका पीएच बैलेंस जो है वो मेंटेन रह सके। अब ये जो हाइपर वेंटिलेशन या हाइपो वेंटिलेशन है ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर पड़ा हुआ जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इस रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा। किस तरह से कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो फिर हमारे पास क्या होगा? आपका क्या एसिडोसिस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या करेगा? बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा और इससे पीएच जो होगी वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, यानी एसिड की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी और उसको हम एसिडोसिस बोलते हैं। अच्छा जी, अब कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो फिर हमने उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालना है बॉडी से, तो फिर हमने क्या करना है? हाइपर वेंटिलेशन, यानी 16 टाइम से ज़्यादा हमने सांस बाहर निकालनी है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो? बाहर निकल सके और इस तरह से कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो ड्रॉप हो सके। वाइस वर्सा है विद दैट ऑफ हाइपो वेंटिलेशन। जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होगी वो कम होगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिजर्व कर लिया जाएगा इन द बॉडी और हाइपो वेंटिलेशन हो जाएगी, यानी 16 टाइम से कम हो जाएगी आपकी ब्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, द रेस्पिरेटरी कंट्रोल ऑफ ब्लड पीएच इज़ रैपिड बट ओनली शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी प्रोसेस। ये आप प्रोलॉन्ग्ड टर्म के लिए जो है ना इस रेस्पिरेटरी प्रोसेस नहीं लेकर चल सकते। ये हमारे पास रैपिड होगा, इंस्टेंट जब रिजल्ट्स चाहिए होंगे तो फिर हमारे पास ये काम करेगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी प्रोसेस है क्योंकि आप हाइपर वेंटिलेशन को एक लॉन्गर टर्म के लिए जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकते। एक इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम पी एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के थ्रू, हाइपर या हाइपो वेंटिलेशन के थ्रू। एक दूसरा इसका जो है वो मैकेनिज्म है, ये एक दूसरे वे में काम करता है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। अब किस तरह से होता है कि हीमोग्लोबिन आपको पता है कि टिश्यू के लेवल पे और ब्लड के लंग्स के टिश्यू के लेवल पे किस तरह से काम करती है। अभी हम पहले नॉर्मल ब्लड आपका जो टिश्यू लेवल है उस पर देखेंगे कि हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करेगी? हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड कर जाएगी और हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में चली जाएगी, यानी HHB बन जाएगा, हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब ये हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करेगी? आरबीसी के अंदर मतलब हमने कहा कि हमारे पास किस तरह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वो किस तरह से बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में जो है वो जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स, और ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये प्लाज्मा में जो है ना वो ट्रेवल करेगा फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू। अच्छा जी, अब ये जो हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन है ये ट्रांसपोर्ट कर रही है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि लीवर से, ठीक है, लीवर से इसने जाना है कहाँ तक? लंग्स तक। लंग्स में जाने के बाद ये हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोसिएट कर जाएगी इनटू द हाइड्रोजन आयन और हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगी और बन जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
ये जो हाइड्रोजन आयन जो इसने रिलीज़ किया था, ये हाइड्रोजन आयन जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा या ब्रोकन डाउन कर दिया जाएगा बाय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स आपकी एक्सपायर्ड एयर के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी। अगेन बताने लगी हीमोग्लोबिन किस तरह से बफर सिस्टम के तौर पे काम करता है। आरबीसी के अंदर, अब आपको पता है हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पड़ी हुई होती है। आरबीसी के अंदर हमारे पास रेस्पिरेटरी जो उसकी अपनी आरबीसी की अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, तो उस आरबीसी के अपने अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है वो बहुत कम होती है। होता सीन यूँ है कि जो आपका टिश्यू लेवल पे पड़ा हुआ हीमोग्लोबिन है, ये आरबीसी जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर जाएगा और बना देगा हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन। और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रेवल करेगा इनटू द प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है। यानी हाइड्रोजन आयन ने जो है वो आरबीसी के थ्रू ट्रेवल करना है और बाइकार्बोनेट आयन ने प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करना है। अब हम पहुंच गए लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जाने के बाद ये हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये डिसोसिएट हो जाएगी इनटू द हाइड्रोजन आयन और हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन, फ्री हीमोग्लोबिन जो है वो किसके साथ बाइंड करेगी, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो इससे पहले इसने हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ किया, ये हाइड्रोजन आयन जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के साथ बाइंड कर जाएगा और इस तरह से कार्बोनिक एसिड में जाएगा। कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा या कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल हो जाएगी फ्रॉम द बॉडी। जनरेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन बाय द आरबीसी। अब हमें पता है कि बाइकार्बोनेट आयन जो है वो हमारे पास एक क्या है, अल्कली रिजर्व के तौर पे है। इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर उसी रेंज के अंदर रहेगी जो हम कल पढ़ कर आए हैं, 22 to 26 मिलीमोल पर लीटर। अब उसने यही अभी बात जो मैंने आपको बताई थी कि आरबीसी के अपने अंदर जो है वो एरोबिक मेटाबॉलिक पाथवे नहीं होता, एनारोबिक पाथवे होता है, और उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है कि वेरी लिटिल प्रोडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। आरबीसी के अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम है। तो जो प्लाज्मा के अंदर पड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी के अंदर आएगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। अब आप खुद अज्यूम करो कि ये हमारे पास एक आरबीसी है जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कम है, जबकि इसके बाहर पड़े हुए प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत हायर है। ये ब्लड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हायर है। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करेगी, प्लाज्मा से चल जाएगी आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड जो है वो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन जो है, अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, ठीक है। और इस तरह से ये ट्रैवल करेगा और इस तरह से हमारे पास जो बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, आरबीसी के अंदर बढ़ती रहेगी, ठीक है। और फिर ये जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन जो है वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा फ्रॉम आरबीसी इनटू द क्या कहते हैं प्लाज्मा, और मतलब इसकी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द आरबीसी इनटू द प्लाज्मा जो है वो किसकी एक्सचेंज में जाती है, क्लोराइड आयन के एक्सचेंज में जाती है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्लोराइड आयन, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, और ये क्लोराइड शिफ्ट जो है वो हेल्प करती है फॉर द जनरेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अगेन बताने लगी हूँ कि हमारे पास आरबीसी का एक फंक्शन जो है वो जनरेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन है। किस तरह से कि आरबीसी के अपने अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, इस वजह से उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, जबकि बाहर जो प्लाज्मा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसने ब्लड जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता आएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, यानी प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आएगी। आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू जो है वो क्या किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगी। ये कार्बोनिक एसिड इजीली डिसोसिएट हो जाएगी इनटू द हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी और इस तरह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बफर की जाएगी।
जबकि पीछे बचने वाला बाइकार्बोनेट आयन स्टोर रहेगा इन द आरबीसी एक सर्टेन लेवल तक। फिर जब बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी तो फिर क्लोराइड आयन के एक्सचेंज के थ्रू बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर चला जाएगा प्लाज्मा के अंदर। ये हमारे पास एक डायग्राम है जो कि पिछले सारे मैकेनिज्म को जो है वो क्या करिए डिमॉन्स्ट्रेट करिए कि प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये आरबीसी के अंदर आएगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेट के थ्रू कार्बोनिक एसिड बनेगा, ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। ये हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी और इस तरह से ट्रैवल करेगी। ये बाइकार्बोनेट आयन एक सर्टेन कंसंट्रेशन के लेवल तक अंदर रहेगा, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ये इन द एक्सचेंज मैनर में हमारे पास क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर आएगा और बाइकार्बोनेट आयन बाहर चला जाएगा और इस तरह से हमारे पास वापस ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयन जो है वो जा रहा है। ये था हमारा रेस्पिरेटरी। अगला हमारा है रीनल मैकेनिज्म की किडनीज किस तरह से। अब सबसे पहले तो किडनीज जो है वो हमारे पास एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो देती है टू द एसिड बेस डिस्टर्बेंसेस, जबकि हम पीछे जो रेस्पिरेटरी पढ़कर आए थे वो क्या था, एक टेम्परेरी था, शॉर्ट टर्म था, रैपिड आपको रिस्पॉन्स देता है। सो किडनीज का जो रोल है एसिड बेस बैलेंस की मेंटेनेंस में वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है एसिड बेस डिस्टर्बेंस को। ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है और शॉर्ट टर्म नहीं है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की तरह। किडनीज जो हैं वो किस तरह से आपके एल्कली रिजर्व को मेंटेन करते हुए पीएच को मेंटेन रखेंगे। एल्कली रिजर्व हमारे पास क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन बॉडी के अंदर मेंटेन रहेगी तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन आयन सिक्रीट भी होगा और आपका जो एल्कली रिजर्व है जो कि एक कैप्चरिंग पॉइंट है फॉर द हाइड्रोजन आयन, वो जब हमारे पास यानी बाइकार्बोनेट आयन ने क्या करना है, कैप्चर करना है हाइड्रोजन आयन को। तो जो कैप्चर करने वाली चीज़ है जब वो अपने नॉर्मल लेवल पर रहेगी तो फिर हमारे पास पीएच जो होगी वो मेंटेन कर सकेगी। जो यूरिन पीएच है वो क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है, यानी पीएच जो है वो ब्लड, यूरिन की जो पीएच होगी वो ब्लड से कम होगी। हम कहते हैं कि नॉर्मली जो है वो पीएच कितनी होती है, यूरिन की 6 होती है, एसिडिक होती है यानी 7 से नीचे होती है, जबकि ब्लड की कितनी थी 7.45 या 7.35। अब ये जो एसिडिक पीएच है ये हमें क्लियरली बता रही है कि हमारे पास किडनीज जो है वो क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है टू द एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन। यानी किडनी क्या कर रही है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को बॉडी से उठा के यूरिन में डाल रही है ताकि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो पीएच को डिस्टर्ब ना कर सके, या इन अदर वर्ड्स जो हाइड्रोजन आयन बॉडी के अंदर जनरेट हुए हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर उसको एलिमिनेट किया जा सके बाय द एसिडिफाइड यूरिन, यानी उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर किया जा सके। नॉर्मली फिर वही बात कि पीएच जो है वो यूरिन की एसिडिक होती है जबकि ब्लड की अल्कलाइन होती है। यूरिन पीएच जो है वो हाईली वेरिएबल है और उसकी रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 4.5 to 9.5, यानी एसिडिक भी हो सकती है और अल्कलाइन भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द बॉडी। अच्छा जी, अब ये जो रीनल मैकेनिज्म है पीएच की रेगुलेशन का, ये 4 मैकेनिज्म्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया जाता है। एक हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेटेबल एसिड्स एंड द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन्स। ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू हमारे पास किडनीज जो हैं वो क्या करती हैं, पीएच को मेंटेन करती हैं। सबसे पहला हमारे पास है एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास एक किडनी वो वाहिद रूट है जिसके थ्रू हाइड्रोजन आयन जो होगा वो क्या किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा फ्रॉम द बॉडी। अब होता इस तरह से है कि हमारे पास ये जो आपका ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। इस मतलब अगर आपको क्या कहते हैं, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद हो तो उसके पास हमारे पास क्या था कि बोमेंस कैप्सूल था जिसके अंदर ग्लोमेरुलस पड़ा हुआ था, ठीक है, और
इसके अराउंड हमारे पास एक क्या था, ब्लड कैपिलरीज का जो है ना वो प्लेक्सिस पड़ा हुआ था। ये बोमेंस कैप्सूल के बाद हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी, वो नीचे आ रही थी, यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले बना रही थी। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ रही थी और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो थी वो एंड कर रही थी इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब किस तरह से है कि हमारे पास ये ब्लड जो है वो इसी सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अराउंड होगा, ताकि जो फिल्ट्रेट से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जो भी चीज़ें वापस ब्लड के अंदर जानी है वो वापस जा सकें। हम अब देख रहे हैं रीनल ट्यूबुलर सेल्स को, यानी जो ट्यूबुलर आपका सारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो पड़ा हुआ सेल है, एक तो ल्यूमेन होगा, एक सेल होगा। अभी हम देख रहे हैं सेल को। सेल के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू कन्वर्ट कर दिए जाएंगे इनटू द बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन डिसोसिएट हो जाएगा इनटू द हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। ये हाइड्रोजन आयन जो है, यानी फॉर एग्जांपल रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है, हमने उसमें पढ़ी थी कि हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करता है। अब ये हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या कर जाएगा, सेल से कहाँ पे जाएगा, ल्यूमेन के अंदर। इस हाइड्रोजन आयन की ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सेल इनटू द ल्यूमेन जो है वो एक्सचेंज की जाएगी वाया द सोडियम आयन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अगर सिर्फ हाइड्रोजन आयन आता रहता तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जानी थी और इस तरह से बैलेंस खराब हो जाना था। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयन का जो है वो एक्सचेंज हो रहा है विद दैट ऑफ द सोडियम। अब ये हाइड्रोजन आयन किसी भी बेस के साथ बाइंड करके एक्सक्रीट होगी बॉडी से। इस तरह से पीएच जो है वो मेंटेन रहेगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सोडियम की, जो कि ल्यूमेन से आया था सेल के अंदर। अब ये जो है वो सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो दोनों जो होंगे वो ट्यूबुलर सेल्स से चले जाएंगे ब्लड के अंदर। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि एल्कली रिजर्व जो है वो मेंटेन रहेगा। बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा, वो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, बॉडी के अंदर मेंटेन रहेगी और हमारे पास ये जो बफर सिस्टम है वो काम कर रहा है। क्लियर हो गया। पहला था एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। किस तरह से कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा अपने आयंस के अंदर। ये हाइड्रोजन आयन जो है वो सेल से चला जाएगा ल्यूमेन के अंदर, जहाँ पे किसी भी बेस के साथ जुड़ के बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और इसकी ट्रांसपोर्ट या इसकी एक्सक्रीशन फ्रॉम द सेल इनटू द ल्यूमेन जो है वो एक्सचेंज होती है किसके साथ, सोडियम के साथ। और ये सोडियम जो है वो सेल से किस में चला जाता है, ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और आपका जो बाइकार्बोनेट आयन है वो ल्यूमेन से वापस किसके अंदर चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। और इस तरह से एल्कली रिजर्व जो है वो मेंटेन रहेगा। द नेक्स्ट इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अब इस तरह से होता है कि ये हमारे पास क्या है, ये वो मैकेनिज्म है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन का, जो कि आपका क्या कर रहा है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ब्लड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, यानी ये वो चीज़ है, ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बॉडी का बाइकार्बोनेट जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, बल्कि क्या कर रहा है, आपका क्या कहते हैं, रिजर्व रह रहा है। और एट द सेम टाइम यही कंजर्वेशन जो है वो क्या करा रही है, रिस्पॉन्सिबल है एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की यूरिन के थ्रू, जो हम अभी पीछे मैकेनिज्म पढ़ कर आए हैं। जो नॉर्मल यूरिन है वो फ्री होता है फ्रॉम द बाइकार्बोनेट आयन, और ये बाइकार्बोनेट आयन जो है इसकी एक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इजीली डिफ्यूजेबल होती है, यानी बाइकार्बोनेट आयन इजीली प्लाज्मा से ल्यूमेन के अंदर चला जाता है। प्लाज्मा से ल्यूमेन के अंदर बाइकार्बोनेट आया, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ बाइंड करेगा और किसके अंदर चला जाएगा, कार्बोनिक एसिड के अंदर। ये कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू रीनल ट्यूबुलर सेल्स के अंदर आ जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अब ट्यूबुलर सेल्स के अंदर आई हुई है, यहाँ पड़े हुए वाटर के साथ जो है वो क्या करेगी, बाइंड करेगी, और हमारे पास क्या होगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू अगेन कार्बोनिक एसिड में जाएगा। ये डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। इस तरह से हमारे पास क्या है कि आपका जो बाइकार्बोनेट आयन है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, वो अपनी कंसंट्रेशन मेंटेन रखे हुआ है, जबकि एट द सेम टाइम वो क्या कर रहा है,
हाइड्रोजन आयन को जो है वो क्या कर रहा है, सिक्रीट करा रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक तो हाइड्रोजन आयन इसके साथ बाइंड होने में इन्वॉल्व हो गया और दूसरे जो बाकी हाइड्रोजन आयन होंगे वो क्या करेंगे, बेस के साथ मिलके बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि बाइकार्बोनेट आयन जो है वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। और ये हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन जो है वो क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि हाइड्रोजन आयन नेक्स्ट हाइड्रोजन आयन की जनरेशन या नेक्स्ट बाइकार्बोनेट आयन की जनरेशन तक यहीं रहेगा। जैसे ही अगला बन जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर जाएगा फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू द, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेटेबल एसिड। अब इस तरह से होता है कि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, अभी हम पढ़ कर आए कि हमारे पास जो ब्लड की पीएच है वो 7.4 है, जबकि आपके जो यूरिन की पीएच है वो क्या है, एसिडिक है, 6 है। इसका मतलब ये है कि यूरिन के अंदर हमारे पास एसिड की क्वांटिटी जो होगी या एसिड जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द ब्लड। तो हमारे पास एक क्या कहते हैं, पता नहीं क्या बताने लगी थी आप लोगों को, अच्छा मेरे माइंड में आएगा तो मैं आपको दोबारा बता दूँगी। यहाँ पे हम बताने लगे थे कि हमारे पास किस तरह से जो है वो जो आपका पीएच है यूरिन की वो क्या होती है, एसिडिक होती है, और ब्लड की पीएच जो है वो क्या है, नियरली न्यूट्रल होती है, 7.35 टू 7.45 तक होती है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो यूरिन के अंदर जो एसिड की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब किस तरह से होगा कि हमारे पास डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है वो डायरेक्टली ल्यूमेन के अंदर आता है प्लाज्मा से, ठीक है, डिफ्यूज़ कर जाता है ल्यूमेन के अंदर, यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा इनटू द सोडियम आयन और फिर सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के अंदर। ये सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है हाइड्रोजन के साथ बाइंड करेगा और सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट की फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास एसिडिटी बढ़ती रहती है यूरिन की, ठीक है। ये सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर से जब प्रोसेस गुजरेगा तो फिर जैसे जैसे यूरिन अपने टर्मिनेटिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर या फिर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जैसे जैसे आएगा तो उसके अंदर इस सब्सटेंस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी हाईली एसिडिक होगा। अब ये जो सोडियम आयन जो जनरेट हुआ था बाय द सोडियम डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के थ्रू, ये होगा ये वही सोडियम होगा। लेट्स सपोज कि आपका जो क्या कर रहा है, एक्सचेंज में काम आ रहा है हाइड्रोजन आयन की। हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन से सेल से किस में जा रहा है, ल्यूमेन के अंदर, और ये ट्रांसपोर्ट जो है वो किसके थ्रू एक्सचेंज की जाती है, यानी इस ट्रांसपोर्ट को जो है वो एक्सचेंज किया जाता है वाया द सोडियम आयन। यानी अगर एक हाइड्रोजन आयन जो है वो सेल से जा रहा है ल्यूमेन के अंदर, तो एक सोडियम आयन जो होगा वो ल्यूमेन से जाएगा सेल के अंदर, और इस तरह से ये जो है वो क्या करेगा, आपका क्या कहते हैं, ये वापस सोडियम जो है वो किसके अंदर, ब्लड के अंदर चला जाएगा, और ये सोडियम जो है ये रीअब्जॉर्प्शन कराएगा बाइकार्बोनेट आयन की, और इस तरह से बाइकार्बोनेट जो है वो क्या करेगा, एल्कली रिजर्व के मेंटेनेंस में काम करेगा। ये जो है ये आपका मैकेनिज्म जो है ये फॉल कराता है पीएच के अंदर यूरिन को, यानी 4.5 तक लेकर जाता है पीएच को, हाईली एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा ड्रॉप होगी, यानी 4.5 से मज़ीद कम होगी, 3 की तरफ जानी शुरू होगी, तो फिर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की डिप्लेशन भी आना शुरू हो जाएगी। द नेक्स्ट मैकेनिज्म जिसके थ्रू किडनी जो है वो काम करा रहा है, रेगुलेशन करा रहा है पीएच की, वो हमारे पास है अमोनियम आयन की। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्लूटामिन है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट होगी इनटू द ग्लूटामेट एंड अमोनिया NH3, ठीक है। ये ग्लूटामिन जो है वो कन्वर्ट होगी इनटू ग्लूटामेट और NH3 में, ये NH3 जो है वो हमारे पास क्या होगी, अच्छा ये रिएक्शन कैटालाइज कराया जाएगा बाय द ग्लूटामिनेज। ये अमोनियम जो है वो क्या कर जाएगी, डिफ्यूज़ होगी इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमेन, वहाँ पे ये कंबाइन करेगी विद दैट ऑफ द हाइड्रोजन आयन और वहाँ पे अमोनियम आयन बना देगी। ये अमोनियम आयन जो है वो वापस
ट्यूबुलर सेल्स के अंदर नहीं जा सकते और इस तरह से ये क्या होगी, एक्सक्रीट होगी फ्रॉम द यूरिन। हाइड्रोजन आयन इस तरह से अमोनियम की फॉर्म में भी एक्सक्रीट आउट हो सकता है। अमोनियम इज द मेजर यूरिक एसिड, मेजर यूरिन एसिड। It is estimated that about half to 2/3 of the body acid load is eliminated in the form of NH4 ions। कि हमारी बॉडी के अंदर हाफ या फिर 2/3 जो एसिड है वो अमोनियम आयन की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है यूरिन से। इसी वजह से हमारे पास ये एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है टू एलिमिनेट द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एसिड्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, और ये प्रोमिनेंट होता है पर्टिकुलरली इन द एसिडोसिस। जब बॉडी के अंदर एसिड का कंटेंट बढ़ जाता है तो फिर हमारे पास अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन यूरिन के अंदर जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब हम ये पढ़े थे हमने सारे एक्स्ट्रा सेलुलर, अब इंट्रा सेलुलर पढ़ेंगे कि इंट्रा सेलुलर बफर एक्शन किस तरह से होगा। हमने यहाँ पे दो पढ़े थे, एक हमारे पास फॉस्फेट होगा और दूसरा प्रोटीन होगा। ये बिल्कुल वैसे ही रेगुलेट करेंगे जैसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर पढ़ कर आए थे। फॉस्फेट किस तरह से करेगा और प्रोटीन किस तरह से करेगी। प्रोटीन में हमारे पास आपका क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन भी आ जाएगी। सेल के अंदर हमारे पास प्रोटीन अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर पड़ी हुई है, तो हमारे पास मतलब प्रोटीन जो होगा वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेनेंस का। हाइड्रोजन आयंस जो सेल के अंदर जनरेट किए जाएंगे वो एक्सचेंज किए जाएंगे सोडियम या पोटेशियम आयंस के थ्रू, और ये पर्टिकुलरली ऑब्जर्व किया जाता है इन द स्केलेटल मसल्स, जो कि रिड्यूस करता है विच रिड्यूसेस द पोटेंशियल डैमेज ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेशन इन द सेल। यानी अगर हाइड्रोजन आयन सेल के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता तो सेल की पीएच जो थी वो ड्रॉप होना शुरू हो जानी थी। अब ये जो हाइड्रोजन आयन जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहा है, ये सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन आयन जनरेट हो रहा है ये बाहर जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन आयन अगर सेल के अंदर से सेल के बाहर जा रहा है तो एक सोडियम या पोटेशियम आयन सेल के बाहर से सेल के अंदर आएगा। ये था हमारा बफर एक्शन। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होने लगा विच इज़ अबाउट ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस जो है वो सिंपल एक सब टाइप है क्या कहते हैं उसकी, डिफ्यूजन की। ठीक है, यानी डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या होगा कि आपकी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। ऑस्मोसिस के अंदर हमने कहना वही है लेकिन पर्टिकुलरली ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, कि हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। एंड बोथ दीज एरियाज आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो फिर हमारे पास वो एरिया क्या होगा, हाईली कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, जब आपके पास एक हाईली कंसंट्रेटेड एरिया जो है वो सेपरेट किया हुआ बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो फिर आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड्स द कंसंट्रेटेड एरिया या टूवर्ड्स द एरिया टूवर्ड्स द साइड वेयर द सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर। ये हमारे पास है डिफ्यूजन। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज इन बोथ डायरेक्शंस, कि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो हायर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट दोनों की तरफ जा सकता है। लेकिन जो नेट डिफ्यूजन होगी या जो ऑस्मोसिस होगी वाटर की फ्रॉम द डाइल्यूट टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन results from a larger number of water molecules diffusing in that direction than in the reverse direction। इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट कर रही है दो एरियाज़ को। एक हमारे पास है हाईली कंसंट्रेटेड जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, और दूसरा एरिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डाइल्यूट एरिया को जिसके अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो कम है, वाटर का ज़्यादा है। वाटर जो है वो इन दोनों एरियाज़ में, इन दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड भी आ सकता है और कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट भी आ सकता है। लेकिन जो हमारे पास ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगी वो क्या होगी, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाएगा। यहाँ पे पानी कम है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो वाटर की जो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगी वो लोअर एरिया टू हायर एरिया ज़्यादा होगी। वाटर जो है वो कंटिन्यू करेगा टू फ्लो इनटू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन
until the hydrostatic pressure is so high on the concentrated side to cause the transmembrane diffusion in the opposite direction at the rate as. ठीक है, अच्छा जी, इसमें अब उसने ये बताया इस पॉइंट के अंदर कि उसने ये कहा कि हमारे पास ये वाटर का जो फ्लो है फ्रॉम द लोअर कंसनट्रेशन टू द हायर कंसनट्रेशन, ये जाता रहेगा, ये वाटर जो है इसी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता रहेगा अनटिल एक पॉइंट आएगा जब हमारे पास दोनों जगह पे प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वो प्रेशर है जिस पे हमारे पास क्या होगी, इसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। ये वो प्रेशर है जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ओस्मोसिस स्टॉप हो जाएगी, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया स्टॉप हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच एग्जैक्टली बैलेंसेस द ओस्मोटिक इनफ्लक्स ऑफ वाटर, इनफ्लक्स होता है इनवर्ड मूवमेंट, ठीक हो गया, इनफ्लक्स ऑफ वाटर फ्रॉम प्योर वाटर टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ओस्मोटिक प्रेशर, यानी वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या वो प्रेशर जहाँ पे आपका वाटर का इनवर्ड फ्लो जो है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, यानी स्टॉप हो जाएगा। जब दोनों जगह पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, दोनों जगह पे कंसंट्रेशन जो होगी वो सेम हो जाएगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स पे वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, तो देयर विल बी नो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये वो प्रेशर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन। और ओस्मोटिक प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रेशर विच हैज़ टू बी एक्सर्टेड ऑन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन separated from the pure water by semi-permeable membrane in order to counteract or stop the osmotic inflow into the solution. और ये equal होता है to the difference between the hydrostatic pressures on two sides of the membrane. Greater the difference, greater will be the osmotic pressure. यानी दोनों sides का जो difference pressure होगा वो हमारे पास क्या डोनेट कर रहा है, osmotic pressure को डोनेट कर रहा है। ये हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशंस की। ओस्मोसिस, अब अभी हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एक सिंपल क्या है, डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, आपको सारा पता है कि रेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्ट होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा आपकी मूवमेंट होगी, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज़ होगा उतनी कम होगी। मॉलिक्यूलर साइज़ के इन्वर्स बाकी सब फैक्टर्स के डायरेक्ट रिलेशन थी। यहाँ पे उसने वही सारे तकरीबन फैक्टर्स बताए हैं कि हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने बताया कि हमारे पास जो ओस्मोटिक प्रेशर है ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सच एज फॉल इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उतनी उसकी ट्रांसपोर्ट जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। अब हमारे पास है ओस्मोल यूनिट, कि हमारे पास गिव्स द नंबर ऑफ ओस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स पर मोल ऑफ अ सोल्यूट। ठीक है, ईच मोल ऑफ नॉन आयोनाइजेबल सोल्यूट इज इक्विवेलेंट टू 1 ओस्मोल, आपका क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स हम ये आपको समझाने के लिए हमने क्या किया कि हमने जो है वो 1 मोल लिया HCl का और 1 ही मोल लिया ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज आयोनाइजेबल नहीं है। 1 मोल HCl का क्या मतलब होगा कि हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर, यानी 6.02 × 10⁻23। ठीक है, अच्छा जी, अब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दोनों के अंदर। आपने 1 मोल HCl लिया और 1 ही मोल आपने ग्लूकोज लिया। ठीक है, अब इस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ने और इस 1 मोल ऑफ HCl ने ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन के अंदर। ठीक है, और जबकि ग्लूकोज जो है वो अपने आयंस के अंदर डिफ्यूजेबल नहीं होगा, ग्लूकोज एज इट इज रहेगा। तो फिर हमारे पास क्या है कि each mole of one of non-ionizable solute is equivalent to 1 osmol, यानी ये 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जो होगा ये क्या देगा, 1 ओस्मोल देगा, यानी ओस्मोल मीन ओस्मोसिस कॉज्ड बाय 1 मोल। ठीक है,
ओस्मोल्स मीन्स ओस्मोसिस कॉज्ड बाय 1 मोल। इस ओस को अलग, ओस्मोसिस, मोल मीन्स कॉज्ड बाय 1 मोल। तो 1 मोल जब क्या करेगा, अब एक मतलब 1 मोल सॉल्वेंट के अंदर या आपने 1 लीटर वाटर का लिया और 1 मोल आपने नॉन आयोनाइजेबल या आयोनाइजेबल सोल्यूट का लिया, तो फिर वो अपने पार्टिकल्स के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। जो आयोनाइजेबल होगा उसके 2 मोल्स बन जाएंगे, ठीक है, यानी एक आपका 2 स्मॉल यूनिट आ जाएगा, 2 OSM आ जाएगा इस HCl के केस में, जबकि ग्लूकोज के केस में 1 OSMl आ जाएगा, OSM, ओस्मोल यूनिट। दोबारा बताने लगी हूँ, इसको सिंपल वर्ड्स में किस तरह से करना है कि ये एक तरह से क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो नॉन आयोनाइजेबल सोल्यूट होगा वो क्या करेगा, osmol unit give the number of osmotically active particles per mole of a solute। 1 मोल सोल्यूट के अंदर कितने osmotically active particles हैं, हमें osmol वो बताएगा। ये इन सिंपल वर्ड्स osmosis caused by 1 मोल, ठीक है। अच्छा जी, अब जो नॉन आयोनाइजेबल होगा उसके अंदर तो वैसे ही रहेगा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जो होगा वो 1 ओस्मोल यूनिट देगा, जबकि 1 मोल ऑफ HCl जो है वो 2 मोल्स ऑफ ओस्मोल यूनिट देगा, यानी आयोनाइजेबल है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन के अंदर चला जाएगा, तो दोनों जो होंगे वो क्या क्या यूनिट देंगे, 1 यूनिट देंगे। इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। एक और टाइप ले लो आप, या एक और एग्जाम्पल ले लो, हमारे पास 1 लीटर के अंदर 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर हमने 1 मोल ऑफ NaCl दे दिया। NaCl भी इसी तरह से आयोनाइजेबल है, तो वो सोडियम आयन के अंदर और क्लोराइड आयन के अंदर जो होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा और इस तरह से 2 ओस्मोल यूनिट देगा 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। नाउ ओस्मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ओस्मोलैरिटी जो है वो क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन है इन ओस्मोल पर लीटर और DM पर। अच्छा जी, इसमें हमारे पास किस तरह से होगा कि हमारे पास क्या है कि 1 मिली osmoles of any solute in 1 liter of solution gives an osmotic pressure of 19.3 millimeter of mercury at 38 degree Celsius। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारे पास osmoles in per kg of the solvent, ह्यूमंस के केस में ये क्या है, इस तरह से है। अच्छा जी, osmolarity of a solution is its solute concentration, कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है। इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, ओस्मोलैरिटी क्या है कि हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है इन पर लीटर, या 1 लीटर के अंदर हमारे पास ओस्मोल्स कितने आ रहे हैं। ओस्मोटिक प्रेशर हमने किस तरह से मेजर करना है, ओस्मोमीटर्स के थ्रू, बर्कले हार्टले मेथड के थ्रू, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग के थ्रू। ये सिर्फ आप लोगों ने नाम याद रख लेना आप लोग। The phenomena of osmosis and osmotic pressure is widely observed in human beings and in other living organisms also। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर था, इसके बाद हमारे टेस्ट शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको इसमें से जो भी बात नहीं समझ आएगी वो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है, और मतलब इसमें से जो बफर सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।